हेलो स्टूडेंट्स, आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। तो अभी हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई व दूरी। चैप्टर को करने के लिए 4 बेसिक पॉइंट लिए थे। उन पॉइंट पे क्लियर करके हमने डायग्राम को समझा था, यानी कि वो 4 पॉइंट अगर हम पढ़ लेंगे तो उसी पर पूरी ये चैप्टर बेस है। उन 4 पॉइंट से ही ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर का बेस जो है वो डायग्राम पर डिपेंड है। अगर हम इस चैप्टर का डायग्राम सही बनाएंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर आएगा। तो मेन हमारा फोकस होना चाहिए डायग्राम को सही बनाने के लिए। और डायग्राम सही बनाने के लिए जो 4 पॉइंट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे उनको आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं। उसके लिए हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी वीडियो आप देख सकते हैं। जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक से वीडियो देखें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि उससे रिलेटेड जो भी मैटर आप तक पहुँचे उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू करते अगले क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 2013 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन का पूछा गया है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दी हुई है उसको अलग से लिख के उसका हम डायग्राम बनाएं। तो डायग्राम बनाने के लिए मेन फोकस हमें रखना है कि हमें डायग्राम सही बनाना है। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोई पतंग जो है वो भूमि से कुछ ऊंचाई पर, यानी कि कितनी ऊंचाई पर, 15 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। कि एक कोई पतंग है वो भूमि से 15 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। अब जो पतंग की डोर है उसको हमने क्या किया कि ज़मीन पर किसी बिंदु पर बांध दिया। जब पतंग उड़ रही हो ये पतंग की डोरी है, इसको इस तरीके से, ये ज़मीन है, ज़मीन से मान लो ये पतंग की ऊंचाई यहाँ से हम नाप लें, ये ऊंचाई मानी हमने इस जगह से मानते हैं ये पतंग की डोरी। ये पतंग और ज़मीन से कितनी मीटर ऊंचाई पर, 15 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। तो मैंने कहा था जैसे क्वेश्चन पढ़ना है वैसे ही उसका डायग्राम हमें बनाना है। तो दिया हुआ है कि भूमि से पतंग 15 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है और उसकी डोरी को धरती पर यानी ज़मीन पर किसी एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है। और ये मान लिया जाता है कि जब इसको इससे बांधते हैं तो ये डोरी क्या रहती है, एकदम सीधी रहती है। और इसका जो ज़मीन पर जिस बिंदु से बांधा है, मान लो इस ए बिंदु पर इस डोरी को हमने बांध दिया, इस जगह पतंग को हमने बांधा है, ठीक है, इस जगह हमने बांध दिया ए बिंदु पर। अब यहाँ पर इसका उन्नयन कोण यानी झुकाव कोण कह रहा है, तो ये क्या हो गया इसका उन्नयन कोण, वो कितना है, 60 डिग्री। तो अब ये कह रहा है कि जिस बिंदु पर इस पतंग को बांधा है और डोरी की लंबाई बतानी है, कि यानी जिस बिंदु पर बांधा है वहाँ से लेके जहाँ ये पतंग उड़ रही है उस पतंग से इस डोरी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, डोरी की लंबाई, उसको मैंने x मीटर मान लिया यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है डायग्राम? क्वेश्चन को पढ़ते हुए डायग्राम क्लियर है? अब डायग्राम से हम कहाँ चलते हैं, इसके आंसर पे। तो जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो हम क्या देख रहे हैं कि ये बिंदु पर बांधा है तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं समकोण त्रिभुज ए बी और सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं कि हमारे कौन कौन सी भुजा काम में आ रही है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब और समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, लंब बटे कर्ण, यही काम में आ रही है। एक तो लंब है और एक कर्ण। आधार का हमें कोई काम नहीं है क्योंकि आधार ना तो पूछा है ना दिया है, तो हमने इस भुजा को नहीं लिया। हमने इन दो ही भुजाओं को, दो साइड का यूज लिया है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ठीक है। तो इनमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ये आपको याद ही है, लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा,
और थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री मैंने लिख दिया। लंब यानी कि कितनी है पतंग की ज़मीन से दूरी 15 मीटर, तो लंब की जगह मैंने लिख दिया 15। कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण की जगह क्या लिख दिया x। अब साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 और राइट हैंड साइड सेम मैंने उतार दिया। अब हम देखते हैं कि क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, वज्र गुणा जैसे ही हमने कराई तो x की गुणा तो √3 से हो जाएगी और 15 की गुणा किससे हो जाएगी 2 से हो जाएगी। तो 15 की गुणा 2 से होने से यहाँ तो आ जाएगा 30 और यहाँ क्या है √3x। तो हमें तो सिर्फ x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x के साथ जो भी चर राशि है अचर राशि उसको उस साइड भेज देंगे, यानी x के अलावा जो भी वैल्यू हो उसको पक्षांतरण कर देंगे। तो x को तो हमने इधर ही रखा, √3 गुणा में था, इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा भाग में, तो भाग में √3 गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर में जब भी डिनोमिनेटर में जब भी कोई अपरिमेय संख्या हो, इरेशनल नंबर हो, तो हम क्या करेंगे हर का परमेयीकरण करते हैं। तो हमारे पास x बराबर आ गया 30/√3, तो हर का परमेयीकरण रैशनलाइजेशन करें तो √3 की अंश व हर में क्या करवा देंगे गुणा, √3 की अंश में भी गुणा और √3 की हर में भी गुणा। जैसे ही हम गुणा करवाएंगे तो 30 की तो √3 से गुणा होगी तो सेम लिख देंगे, और √3 की जब √3 से गुणा होगी तो क्या होगा अंडर हट जाएगा और क्या हो जाएगा 3। अब हम देखते हैं कि ये 30 किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, कितनी बार गया 10 बार, तो x का मान क्या आ गया 10√3 मीटर। ये क्या है जिस बिंदु पर पतंग की डोर बांधी थी उस डोरी की लंबाई, यानी ये हमारे पास क्या आ गई डोरी की लंबाई। तो ये लिख भी देते हैं हम, डोरी की लंबाई बराबर 10√3 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2013 में ही आया हुआ है मेन पेपर में, वो 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि ये कोई एक समतल है, उस पर कोई मीनार बनी हुई है, उस मीनार की छाया 40 मीटर अधिक हो जाती है जब 60 से 30 डिग्री हो जाता है। यानी क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है उसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो 29 एक नया नाम आया है जो कि हम पिछले वीडियो में जब हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, बेसिक डेफिनेशन क्लियर करने के बाद जो पहला क्वेश्चन था उसमें यही नाम आया था 29। तो वहीं हमने क्लियर किया था कि 29 क्या होता है उन्नयन कोण ही होता है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन को ही 29 कोण कहते हैं। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि हम इस क्वेश्चन से डायग्राम बनाएं, तो मान लो कि समतल पर ये हमारी समतल ज़मीन है, इस पर ये कोई मीनार बनी हुई है, इस मीनार की छाया 40 मीटर अधिक हो जाएगी। यानी कि पहले जब हम इस मीनार को मान लो इस जगह इसकी छाया गिर रही है, तो ये जब इधर से पीछे से रोशनी आएगी तो इस मीनार की छाया आगे की तरफ गिरेगी। तो मान लो इस बिंदु तक ही ये B पॉइंट दे देते हैं, मान लो B पॉइंट तक ही इस मीनार की छाया गिर रही है। तो इसका हमने जब एलिवेशन एंगल बनाया तो ये कितना था 60 डिग्री। अब जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि 60 से कोण कितना हो जाता है 30 हो जाता है। तो मैंने कहा था अगर पास की तरफ जाएंगे तो कोण क्या होता है बढ़ जाता है, तो कम हो रहा है 60 से 30 हो रहा है। इसका मतलब ये आगे नहीं जाके कहाँ जाएगा पीछे की ओर। पहले हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि अगर इधर जाते हैं तो कोण क्या करता है बढ़ता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 60 से 30 हो रहा है, कोण कम हो रहा है। तो हमें किस साइड जाना है पीछे की ओर जाना है। तो मान लो इस बिंदु A पर इसकी छाया कितनी बढ़ गई कि जब उसकी छाया 40 मीटर और बढ़ जाती है तो उसका उन्नयन कोण यानी एलिवेशन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। तो ये हमने यहाँ कितना लिख दिया 30 डिग्री। क्लियर है। यानी कि क्वेश्चन से डायग्राम बनाना हमने सीख लिया कि क्या दे रखा था कि ये एक मीनार है, यहाँ इसको लिख देते हैं जो हमने
बनाया डायग्राम में। मीनार है, पीछे से रोशनी आ रही है, तो इस टाइम में पहले यहाँ ये छाया गिर रही थी, ये क्या है, ये पूरी छाया है। पहली स्थिति में इतनी छाया थी कि यहाँ छाया गिरी थी तब कोण 60 डिग्री था। फिर जैसे ही ये उन्नयन कोण 60 से 30 हुआ तो छाया कितनी बढ़ गई, 40 मीटर और बढ़ गई। यानी ये पूरी छाया की लंबाई नहीं है, जो कोण कम हुआ है उसमें जो बड़ी है छाया, लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में कि 40 मीटर अधिक हो गई है छाया। तो हमने सिर्फ ये दूरी को ही दर्शाना है कि ये क्या है, 40 है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें मीनार की ऊंचाई नहीं दी हुई है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो मान लो ये मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है, ये हमें ज्ञात करना है। इस त्रिभुज को हम नाम दे देते हैं, समकोण त्रिभुज को ए बी सी और डी। बी सी के बीच की दूरी यानी जब कोण 60 डिग्री था तो अब छाया कितनी थी, x मीटर। क्लियर है। क्वेश्चन में चाहो तो ये लिख भी सकते हो, तो अब हमारा क्वेश्चन क्लियर है, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि सारा इस डायग्राम में हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब हम लिखते हैं सबसे पहले माना मीनार की ऊंचाई, कितनी मानी ऊंचाई, h मीटर। अब प्रथम स्थिति, पहले जब उन्नयन कोण था 60 डिग्री, तब छाया कितनी थी, x मीटर मान लिया हमने। 60 डिग्री उन्नयन कोण के टाइम में मीनार की परछाई जो थी वो कितनी ही थी, x मीटर। इसको हमने x मीटर माना है। क्लियर है। आगे जब कहता है कि सेकंड जो स्थिति आती है, सेकंड केस में जब उन्नयन कोण कितना हो जाता है, तो छाया या परछाई कितनी हो जाती है, 40 और बढ़ जाती है। यानी पहले तो x थी और उसमें 40 और बढ़ गई, तो ये परछाई अब कितनी हो गई, ये परछाई हो गई AC, टोटल A से C तक की। और इस टाइम में परछाई कितनी थी, BC, जो कि x मीटर है। क्लियर है। डायग्राम में जो जो वैल्यू दी हुई है उसको हमने एक बार लिख लिया। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं हमारे पास कौन सी दो साइड यूज हो रही है समकोण त्रिभुज की। इस जगह 90 डिग्री बन रहा है, ये लंब और ये आधार, और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार में कौन सा अनुपात लगता है, tan थीटा। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लें, पहले लिख लेते हैं कौन सा त्रिभुज लेंगे हम। सबसे पहले हमने ले लिया त्रिभुज AC और D, AC व D में, ACD में क्या लिया, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये क्लियर है ना, tan थीटा ये क्यों लिया, क्योंकि यही दो भुजाएं प्रश्न में, हमारे क्वेश्चन में हमारे पास यही दो साइड काम में आ रही है, तीसरी का हमारे पास कोई काम नहीं है, इसलिए हमने उसको यूज ही नहीं लिया। इसलिए यहाँ क्या आया, tan थीटा। क्योंकि ज़्यादातर के यही कंफ्यूज होता है कि जो 3 थीटा मैंने बताए थे, साइन, कॉस और tan, तो हमें क्या पता चलेगा कि किस टाइम कौन सा थीटा लगाना है, तो वो डिपेंड करता है इन साइड रेशो पे, यानी इन भुजाओं के अनुपात पे डिपेंड करता है कि यहाँ थीटा कौन सा आएगा। तो लंब बटे आधार में लाल बटा कक्का वाले फॉर्मूले से क्या होता है, tan थीटा होता है, और थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री। लंब है h, जो कि हमने मीनार की ऊंचाई मानी है, आधार टोटल A से C तक की वैल्यू AC, और h का तो हमने h ही उतारा, और AC किससे मिला है, 50 प्लस x, यानी कि AC यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो कि 40 प्लस x, 40 प्लस x AC का मान लिखा है। अब √3 की h से गुणा हुई और इस पूरे ब्रैकेट की 1 से गुणा हुई, तो 40 प्लस x, ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 1। अब हम देखते हैं कि दूसरा कौन सा हमने त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ये छोटा वाला त्रिभुज जो कि BC और D, यानी कि ये वाला त्रिभुज BC और
डी। इस त्रिभुज में हम क्या देखते हैं, पहले नाम लिख देते हैं, त्रिभुज बी सी डी में वही अनुपात लगाने जैसे इसमें लगाए थे, इसमें भी लंब और आधार काम में आ रहा है। तो लंब बटे आधार, और वो होता है tan थीटा। tan थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो यही मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया 60 डिग्री। और tan 60 का मान कितना होता है √3। लंब है हमारे पास h और आधार कितना है x। x ही माना है हमने, यहाँ लिखा भी है कि प्रथम स्थिति में जब कोण 60 डिग्री था तो छाया कितनी थी x मीटर। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ हम क्या करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको यहाँ लिख देते हैं, तो x की तो गुणा किससे हो जाएगी √3 से। तो x √3 बराबर में क्या आएगा, h की गुणा 1 से हो रही है, तो जैसे ही h की गुणा 1 से होएगी तो क्या आएगा h ही आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये समीकरण 1 है, इसको हम क्या देते हैं समीकरण 2, या हम सिर्फ x का मान अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये x की जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ x सिंगल है, इस x की जगह ये मान रख देंगे। तो इस x के अलावा क्या है √3 है, इसका पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ ये गुणा में, यहाँ कहाँ चला जाएगा भाग में। तो ये आ गई हमारे पास समीकरण 2 लिख के छोड़ देते हैं। अब इसका क्या यूज़ होगा कि जब हम समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जब भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि x की वैल्यू अगर समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखेंगे, लिख देते हैं समीकरण 2 से x का मान 1 में रख दिया। तो 1 हमारी समीकरण चल रही थी √3h बराबर 40 प्लस x है, इस x की जगह हम क्या रख देंगे, ये वैल्यू h बटा √3। अब हम देख रहे हैं यहाँ h है और ये यहाँ h है, तो जो भी अननोन वैल्यू होती है उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और नॉन वैल्यू को राइट हैंड साइड में रखते हैं। तो √3h यहाँ है, उधर h प्लस √3 प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। बराबर में क्या बचा 40। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है, इन दोनों का क्या ले लेते हैं LCM ले लेते हैं। जैसे ही हमने LCM लिया तो ये √3 की √3 से गुणा हो जाएगी, तो सीधा ही मैं लिख देती हूँ 3 लिख के, √3 का स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा 3 माइनस का माइनस, इसमें इसका भाग देंगे 1 की h से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 1, यहाँ h एक बार लिख लेते हैं, माइनस का 1h बराबर में क्या चल रहा है 40। अब इन दोनों में h कॉमन ले लेते हैं, h हमने बाहर ले लिया तो हमारे पास क्या बचा 3, h बाहर जा चुका है, माइनस का 1 बट्टे √3 बराबर में क्या चल रहा है 40। 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2 और बटे में √3 बराबर में 40। h का मान ज्ञात करना है तो ये पूरा ब्रैकेट कहाँ चला जाएगा, पक्षांतरण करने से उस साइड चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि 40 तो यहाँ पड़ा है, ये √3 भाग में था, उधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, और ये 2 जो ऊपर गुणा में था ये नीचे जाने से भाग में आ जाएगा। अब ये 40 इस 2 से कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 20√3, यानी गुणा में आ रहा है 20√3। और यही हमें क्या ज्ञात करना था, h का मान ज्ञात करना था। यानी कि हमारे पास जो मीटर में इस मीनार की ऊंचाई जो ज्ञात करनी थी ये कितनी आई 20√3। तो यहाँ लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 2014 में 2 नंबर में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ही समय में एक मीनार है और एक छात्र खड़ा है, दोनों की छाया की लंबाई को बताया गया है कि एक समय में एक छात्र है जिसकी लंबाई 2 मीटर है। तो इसके डायग्राम में हम थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि दोनों में देखेंगे हम इस पर्सन में भी थीटा कोण यानी उन्नयन या अवनमन कोण का जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि कोण का कोई मान नहीं दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले दे रखा है 2 मीटर लंबे छात्र, यानी कि ये कोई समतल धरातल है, इस पे
ये कोई छात्र खड़ा है, मान लो इसको मैंने AB नाम दे दिया। इसकी छात्र की लंबाई कितनी है? 2 मीटर। यहाँ हम लिख देते हैं ये छात्र है। अब इसकी छाया की लंबाई कितनी है? तो इधर से अगर रोशनी आ रही है तो छाया इस साइड गिरेगी, और अगर इधर से रोशनी है तो हम छाया उस साइड बनाएंगे। तो हम इस साइड छाया बना रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इस छात्र की छाया की लंबाई इधर गिर रही है। ये कितनी है छाया की लंबाई? 1 मीटर। ये इस छात्र की छाया की लंबाई को हमने AC से दर्शा दिया। अब इसको हम सीधा मिला दें तो मान लो इस समय, किस समय? जब ये छात्र यहाँ खड़ा है और इसकी छाया की लंबाई 1 मीटर है, इसको हमने थीटा दे दिया। अब ये कह रहा है कि इसी समय एक मीनार और है, ठीक है, इसी धरातल पर एक कोई मीनार है, मान लो इसको मैंने PQ नाम दे दिया। ये PQ कोई मीनार है। अब इस मीनार की लंबाई क्या है? लंबाई पर्सन में दी हुई नहीं है, क्वेश्चन में लंबाई का कोई मान नहीं है, तो इसको हमने कितना मान लिया मीनार की लंबाई को? H। और मीनार की छाया की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। तो उसी समय, तो जैसे इसकी छाया इधर गिर रही थी तो मीनार की छाया भी कहाँ है? इस साइड गिरेगी। तो मान लो ये कितनी है? 5 मीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो छाया है वो कितनी है? 5 मीटर। ये मीनार की छाया है और ये छात्र की छाया थी। दोनों को एक ही टाइम में दोनों का मान बताया है, तो ये दोनों थीटा क्या होंगे? बराबर होगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि उसी समय सेम टाइम में दोनों को मान बताया गया है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? जब उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों का जिक्र नहीं है तो हमने इसको क्या मान लिया? थीटा कोण, कि एक ही समय में ये कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो एक तरह से देखें तो ये क्या हो गए? समरूप त्रिभुज ही हो गए। समरूप त्रिभुज से भी कर सकते हैं और उन्नयन वाले कोण के मेथड से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं R। सबसे पहले हमने ले लिया त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में हम देखते हैं कि ये तो हमारे पास क्या है? छात्र की लंबाई और ये छाया की लंबाई। थीटा के सामने है लंब और ये क्या है? आधार, क्योंकि यहाँ समकोण है तो कर्ण तो ये होगा। कर्ण का हमारा कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ किस में संबंध याद करना है? लंब और आधार में। और लंब और आधार में क्या संबंध होता है? tan थीटा का। क्लियर है? tan थीटा हमारे पास दे नहीं रखा थीटा की वैल्यू, तो यहाँ हम सिर्फ क्या रखेंगे? थीटा। लंब कितना है? 2। आधार कितना है? 1। इसको हमने समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब आते हैं हम इस त्रिभुज PQR में। जब हम मीनार की बात कर रहे थे तो मीनार की धरातल से कितना 90 डिग्री कोण होता है, सीधी मीनार खड़ी होती है, तो हमारे पास ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में यानी कि मीनार की छाया इस तरफ गिर रही है, तो समकोण त्रिभुज में ये क्या भुजा हुई? लंब हो गई, क्योंकि थीटा कोण यहाँ बना है, इसके सामने की भुजा लंब और शेष ये आधार। और इसके सामने कर्ण, तो किसमें भी हमें कर्ण का कोई काम नहीं है, किसमें संबंध ज्ञात करना है? लंब और आधार में। तो इस त्रिभुज में लंब बटे आधार क्या हुआ? tan थीटा। थीटा हमें दिया नहीं है तो tan थीटा ही लिखेंगे। लंब हमारे पास ज्ञात नहीं है इसलिए हमने h लिख दिया। आधार हमारे पास मान दिया हुआ है, कितना है? 5 मीटर। तो इसको हमने समीकरण 2 दे दी। अब हम इन दोनों समीकरणों से देखने से क्या पता चल रहा है हमें कि ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। दोनों का ही लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एक ही समय में दोनों परछाइयाँ बन रही है, इसलिए इनके थीटा का मान क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए इनके थीटा के मान बराबर होने से tan थीटा का मान भी क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो यहाँ हम बराबर लिखेंगे, तो इस tan थीटा की जगह ये वैल्यू रख दें, तो इसको कैसे बराबर लिखेंगे? 2/1 और इधर से h/5। क्लियर है? दोनों समीकरण से हमने लेफ्ट हैंड साइड बराबर की है, तो इस tan थीटा की ये वैल्यू आ गई, ये मान रखा। तो अब हमें क्या कराना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तो h की गुणा 1 से होने से h और 5 की गुणा किससे हो जाएगी? 2 से। तो h का मान कितना आ गया? 10 मीटर। और ये h क्या था हमारे पास? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई या मीनार की लंबाई एक ही बात है, जो कि कितनी आई हमारे पास? 10
मीटर। क्लियर है, ये हमारे पास आंसर आ चुका है।